नमस्कार। ईटीवी भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं सचिन शर्मा। आज हमारे साथ हैं भाजपा के कद्दावर नेता और हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं अपने दर्शकों को हमारे आज के मेहमान के बारे में थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूं। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की छवि गंभीर और अध्ययनशील राजनेता की मानी जाती है। वे 2 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके अलावा वे हमीरपुर से सांसद भी रह चुके हैं। प्रोफेसर धूमल के पास विशाल राजनीतिक अनुभव है और वे हिमाचल भाजपा के कद्दावर नेताओं में से एक हैं। प्रोफेसर धूमल को हिमाचल में 2 बार सरकार चलाने का मौका मिला है और वे नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। इतना ही नहीं, वे हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं। मतलब उन्हें सभी तरीके का अनुभव प्राप्त है। वे हिमाचल प्रदेश में भाजपा के पहले नेता हैं जिनकी सरकार ने दोनों बार अपना कार्यकाल पूरा किया है। इससे पहले की सरकारें नहीं कर पाई थी भाजपा की। प्रोफेसर धूमल एक गर्वित पिता भी हैं और उनके सुपुत्र अनुराग ठाकुर केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। अनुराग जी के पास सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ खेल मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है। तो ये एक छोटा सा परिचय था धूमल साहब का। तो आइए प्रोफेसर धूमल जी से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। धूमल जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सचिन जी, आपने अपने दर्शकों से मिलने का मौका दिया। जी जी तो रूबरू होंगे जी। तो हमने कुछ आपके लिए प्रश्न निकाल के रखे हैं जिसमें हमें भी आपको समझने का मौका मिलेगा। तो मेरा आपसे पहला सवाल है कि हिमाचल में भाजपा को मजबूत करने में आपका बहुत अहम योगदान है। 2 बार मुख्यमंत्री रहते हुए विकास के कई काम आपने अपने कार्यकाल में पूरे करवाए। आपको सड़कों वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है क्योंकि आपने पूरे हिमाचल में सड़कों के जाल को, नेटवर्क को पहुंचाया है। अब वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार के अब तक के कामकाज को आप कैसे देखते हैं, कैसे आंकते हैं? वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कोरोना की महामारी का बड़ा संकट रहा है। लगभग 2 वर्ष इस कार्यकाल के विकास की से ज्यादा कोरोना को रोकने में, लोगों को उससे बचाने में लगे हैं। सरकार के संसाधन जुटाने में लगे हैं, सुविधाएं उपलब्ध कराने में लगे हैं। तो जितना समय मिला है उसमें प्रयास किया है सरकार ने अच्छा काम करने का और कुछ वर्गों को राहत भी दी है। प्रयास इनका था सबको राहत देने का, लेकिन जैसे मैंने कहा कोरोना के कारण बहुत ज्यादा संसाधन उसमें लग गए और समय भी उसमें लगा है। तो आपके हिसाब से जो गति हो सकती थी वो गति उतनी तेज गति से सरकार नहीं चल पाई। कहीं ना कहीं वो गति मंथर पड़ गई कोरोना की वजह से। ठीक भी कह रहे हैं आप, पूरे देश की ही कमोबेश यही स्थिति थी। तो छोटा पहाड़ी राज्य होने के नाते हिमाचल प्रदेश के सामने या उनके पास में बहुत सीमित आर्थिक संसाधन है। केंद्रीय सहायता पर निर्भर रहता है राज्य और इसी वजह से हिमाचल पर आर्थिक बोझ बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, खासतौर से कर्ज बहुत है। तो हिमाचल के विकास के लिए विशेष औद्योगिक पैकेज दिलाने में आपकी अहम भूमिका रही है। क्या आप हिमाचल को कर्ज से उबारने के लिए केंद्र से टोटल बेल आउट पैकेज की मांग करते हैं, उस पर दिए जाने पर जोर देते हैं, या फिर हिमाचल को आर्थिक समृद्धि की तरफ ले जाने के लिए आपके पास कोई दूसरा रोड मैप है, कोई दूसरा उपाय है? सचिन जी, मैं मानता हूं कि हिमाचल जैसा छोटा राज्य केवल अपने संसाधनों के आधार पर न विकास कर सकता है न आगे बढ़ सकता है। केंद्र का सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद तो हमेशा चाहिए। और मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि एक समय आया था जब कांग्रेस ने हमारा स्पेशल कैटेगरी स्टेट का स्टेटस केंद्र सरकार ने वापस ले लिया था। जो विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा हमें प्राप्त था वो ले लिया और उसके कारण संसाधनों पर बड़ा भारी दुष्प्रभाव पड़ा था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को। सत्ता में आने के बाद उन्होंने श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी की सिफारिश आते ही, यद्यपि उसमें प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी, लेकिन मोदी जी ने कभी भेदभाव किया नहीं, इसलिए तो विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा फिर से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर को लौटाया था। जिसके माध्यम से होता है कि अगर केंद्र से हमें 100 रुपये मिलता है तो 90 रुपये, 90 रुपये उसमें से अनुदान होते हैं और 10 रुपये एक ऋण के तौर पे होता है, जो बड़ी छोटी किस्तों में कम ब्याज पर वापस करना होता है। कोरोना के दौरान भी लगभग 400 करोड़ रुपया 50 साल के लिए ब्याज मुक्त प्रदेश को सहायता दी है।
अन्य संसाधन बहुत दिए। कोरोना से लड़ने के लिए बहुत सारी सुविधाएं केंद्र ने संसाधन जुटा के दिए। तो मैं मानता हूँ कि केंद्र की मदद की तो जरूरत रहती है। अब कितना बेल आउट का जो पैकेज है वो किस किस राज्य को देंगे, ये बात हमें भी माननी पड़ेगी। केंद्र के अपने संसाधन भी बहुत सीमित होते हैं, इतने ज्यादा नहीं होते कि लोन से मुक्त करने के लिए। तो केंद्र की सहायता के अलावा कोई और रोड मैप, कोई और आपके पास में विचार हिमाचल को तरक्की शुदा बनाने के लिए? निश्चित तौर पर हमने अपने राज्य शासन के दौरान हिमाचल प्रदेश में जो आज स्वच्छता अभियान मोदी जी चला रहे हैं, हमने 99 में पॉलीथीन और प्लास्टिक को बैन कर दिया था और पॉलीथीन मुक्त हिमाचल को किया। वर्ल्ड बैंक ने इसका नोटिस लिया था, कार्बन क्रेडिट हमें मिले और हजारों करोड़ रुपए की मदद केंद्र के माध्यम से वर्ल्ड बैंक द्वारा हिमाचल प्रदेश को दी गई ग्रीन डेवलपमेंट के लिए। हमें टूरिज्म को विकसित करना होगा। कोरोना का जो ही दौर खत्म होता है तो टूरिज्म पर ज्यादा जोर देना होगा। पर्यटन की बहुत संभावनाएं हिमाचल प्रदेश में है और अनेकों प्रकार का पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमें हर्बिकल्चर को विकसित करना होगा। कठिन प्रदेश है लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि देश का 7.32% बायोडाइवर्सिटी जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पंजाब जैसा गर्म क्षेत्र भी है, मॉडरेट मौसम वाला क्षेत्र भी है और द कोल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ठंडा रेगिस्तान भी स्पीति में हमारे हिमाचल प्रदेश में है। इसका अर्थ है कि हर प्रकार की जड़ी बूटी यहाँ पैदा हो सकती है, उसका अनसाइंटिफिक दोहन ना हो। हम उसे कमर्शियल बेस पे तैयार करें उन जड़ी बूटियों को और उसका प्रॉपर इस्तेमाल करके विकसित करके जो जड़ी बूटियां दुर्लभ हो गई हैं, डिसअपियर हो रही है टोटल अनसाइंटिफिक एक्सट्रैक्शन के कारण, उसको हम ठीक करें। मुझे आपकी ये वाली बात तो बहुत कन्विंसिंग लगी जिसमें आपने टूरिज्म की बात की, क्योंकि यूरोप के कई देश तो सिर्फ टूरिज्म पर ही अपनी जीविका उत्पन्न कर रहे हैं। बड़े रिच और संपन्न देश हैं, लेकिन अगर आप टूरिज्म माइनस कर दें तो उनके पास कुछ रह ही नहीं जाता। जैसे कि अभी अपन ने स्पेन के साथ देखा कोरोना काल में, टूरिज्म बंद हुआ तो बड़ी आर्थिक उनके त्राहिमाम की स्थिति में आ गए थे वो। तो इसमें मैं, जैसा कि आपने पहाड़ी राज्य की तमाम खूबियां बताई, तो पहाड़ी राज्यों के लिए ये भी मशहूर है कि बड़े वीर पुरुष होते हैं वहाँ के। तमाम गोरखा रेजिमेंट भी अपने वीरता के लिए बड़ी मशहूर रही। हिमाचल प्रदेश भी देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है। और भारतीय सेना में आपने एक विचार दिया था हिमालयन रेजिमेंट का। इस संदर्भ में हिमाचल विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भी भेजे गए। वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी से आपके नजदीकी रिश्ते हैं, हम सब जानते हैं। तो क्या निकट भविष्य में भारतीय सेना हिमालयन रेजिमेंट को देखेगी या एक आम आदमी देखेगा हिमालयन रेजिमेंट है भारतीय सेना में? सचिन जी, हमने तो कहा था हिमाचल रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, कुमायूं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट स्टेट्स के नाम से होती थी। फिर केंद्र ने निर्णय ले लिया था कि राज्यों के आधार पर नहीं बनेगी। जो डोगरा रेजिमेंट है जिसमें हमारे जवान अधिकतर जाते हैं, आर्टिलरी में जाते हैं, फाइटर जो भी फोर्सेज है उनमें हमारे जवान जाते हैं। और हमें जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, वीर भूमि करगिल युद्ध में 4 परमवीर चक्र मिले थे। 2 हिमाचल के जवानों को, कैप्टन विक्रम बत्रा हिमाचल से थे, संजय कुमार जी हमारे यहाँ से हैं। तो अनेकों वीर का गाथाएं ने लिखी है। लेकिन जो आपने रेजिमेंट की बात कही, इसी को लेकर हम बार बार आग्रह करते रहे। फिर मैंने उसके बाद ये कहा कि अगर हिमाचल रेजिमेंट नहीं तो हिमालयन रेजिमेंट। अब कोई भी युद्ध अगर होगा हमारे देश का तो या तो पाकिस्तान के साथ होगा या चीन के साथ होगा, जो बॉर्डर लगता है। और दोनों ही देश जो है वो पहाड़ पर लड़ेंगे हम दोनों से। पहाड़ पर जो जवान यहीं पैदा हुआ, यहीं पला है, उसको चढ़ाई चढ़ना, हाइट पे रहना, ऊंचे पहाड़ पर, जो निचले एरिया से कोई जाएगा उसको एक्लेमेटाइज करना पड़ता है, वहाँ एडजस्ट करता है अपने आप को। जो पहले ही पहाड़ पे है, जन्म से ही है, वो एडजस्टेड ही होता है।
तो मैंने कहा था इसको हिमाचल के बजाय हिमालयन रेजिमेंट कर दो। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स जो हैं, इन सबको जोड़ के हिमालय के साल लगते तराई में जितने प्रदेश बसते हैं वहां से लोग भर्ती हों उनमें, और वो बड़ी अच्छी सेना हो सकती है। सरकार विचार करती रही है, कुछ स्पोर्ट्स वगैरह का इस तरह ने शुरू किया भी है, ये सही भी है, ये लेकिन सही भी। बताइए बोलिए। ठीक है, आप ठीक उठा रहे हैं बात को। हमने चाहते हैं कि हिमालयन के नाम पे हो। एक्चुअली लेकिन हिमाचल से बड़ा कंसेप्ट लाए हैं आप, हिमालयन। और हिमालयन ऐसा वर्ड है जिसमें मैंने दार्जिलिंग में भी देखा था, मैंने जब वहाँ गया था, कि हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है, और पूरे हिमाचल से लेके जितने जहाँ जहाँ हिमालय लगता है, जैसा भी आपने इतने राज्यों के नाम बताए, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड से लेके पूरे अपने पश्चिम बंगाल तक, आगे तक सारे लोग जाते हैं वहाँ, सीखते हैं, माउंटेनियरिंग सीखते हैं। उसका नाम हिमालयन पहल है। तो ये नाम भी ऐसा है जो बड़ा चमत्कृत नाम भी है। तो देखिए आप इस चीज़ के लिए जल्द सफल हों। और एक आपके हम मित्र के बारे में भी बात करना चाह रहे हैं। दुखद है कि कांग्रेस के कद्दावर नेता वीरभद्र सिंह अब हमारे बीच में नहीं है। और प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की इस रिक्तता को अब आप कैसे देखते हैं? और आपके वो राजनीतिक चिर प्रतिद्वंदी रहे हैं लंबे समय से, उनके साथ आपके रिश्तों को कैसे बयां करेंगे आप? सचिन जी, आपने बहुत सामयिक प्रश्न पूछा है। श्री वीरभद्र सिंह हमारे सबसे कदावर नेता थे प्रदेश के। हमारी तुलना कोई नहीं है, वो राज परिवार से थे, मैं फौजी किसान परिवार से हूँ। लेकिन विचारधारा के आधार पर हमारे मतभेद रहे। विकास के मुद्दे पर, प्रदेश को आगे ले जाने के मुद्दे पर, वो व्यक्तिगत टकराव कोई नहीं था, होता था। विधानसभा के बाहर मिलते थे तो प्यार से मिलते थे, हमेशा चर्चा में जरूर गर्मा गर्मी होती थी। वो भी अपनी बात पूरी दम से रखते थे, हम भी अपनी बात अपने दम से रखते थे। बहुत ही कल्चर्ड व्यक्ति थे। मुझे याद है, मैं पहली बार मुख्यमंत्री जब बना तो मैं तो पहली बार का विधायक था, पहले मैं संसद में होता था। तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीतने के बाद जब मैं जाखू मंदिर में माथा टेक के वापस आया तो रास्ते में उनका घर था। मैं उनके घर गया, चाय पी और उनके परिवार से मिला। उनके बेटे विक्रमादित्य जी उसमें बड़े छोटे थे। फिर वो मुझे मिलने जब वॉक ओवर आए तो मैंने कहा बैठिए, जहाँ बैठेंगे। तो कहा नहीं, जहाँ आप बैठते हैं पहले आप बैठो, मुख्यमंत्री। मैंने कहा नहीं सर, आप बहुत सीनियर हैं। तो कहा नहीं नहीं, मुख्यमंत्री का अपना रुतबा है, प्रोटोकॉल के हिसाब से आपकी सीट पे आप ही बैठेंगे, मैं दूसरी जगह बैठूंगा। 2012 में जब वो मुख्यमंत्री बने तो एक दिन सवेरे 3-4 दिन के बाद उनका मैसेज आया कि मैं मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी आना चाहते हैं? ये तभी मैं अभी मुख्यमंत्री के निवास में ही रहता था, नया मकान मिला नहीं था। तो वीरभद्र जी आए और सचिन जी आकर जो बुके एक्सचेंज होता हो तो हुआ। लेकिन वो कहने के लिए आए विशेष तौर पर कि मैं तो इस मकान में रहता नहीं हूँ, अगर आप मुख्यमंत्री आवास पर ओवर में ही रहना चाहते हैं तो आप यही रहिए और मकान में क्यों शिफ्ट करना है। अच्छा। इतना शायद मेरी अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री कोई होता तो वो भी शायद इस तरह की ऑफर नहीं करता। इंतजार करता खाली करने का आपका बंगला फटाफट। बिल्कुल सही। तो बहुत ग्रेस थी कई बातों में। हमारे मतभेद, जैसे मैंने कहा, सिद्धांतिक मतभेद थे, लेकिन एक दूसरे के प्रति मान सम्मान इज्जत बहुत थी। तो कई बार फोटो हमारे वायरल होते हैं, जो कभी गले लग रहे हैं, कभी जिस तरह के। तो एक बहुत बड़ा, मैं उनको मित्र नहीं कहता, मैं उनको सीनियर नेता, बड़ा भाई जैसे कई चीजों में वो गाइड करते थे। आपने बहुत ही अपनी अमूल्य यादें हमसे साझा की हैं और बहुत ही अच्छा लगा हमें। अच्छा, ये अभी जब बात चल रही है राजनीति पर, बात धीरे से आई है, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि भाजपा ने अपने अगले विधानसभा चुनावों के लिए हिमाचल में मिशन रिपीट का नारा दिया है। जी। आपके समय में भी मिशन रिपीट का नारा बुलंद हुआ था। उस समय भाजपा की पोजीशन हिमाचल में काफी मजबूत थी और मिशन रिपीट संभव होता हुआ भी दिख रहा था, लेकिन आपकी सरकार रिपीट नहीं कर पाई। हालांकि कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी थी भाजपा ने। तो क्या आप इस बार भी अपने उस सपने को साकार होते हुए देख रहे हैं? क्योंकि पिछले 40 साल में
कोई भी सरकार रिपीट नहीं कर पाई है हिमाचल में, ट्रेडिशन ही बन गया है वहां पे। इस बार क्या देख रहे हैं? सही कहा आपने कि 90 में जब चुनाव हुआ विधानसभा का, मैं पहली बार सांसद बना हुआ था उसमें। तो चुनाव के बाद तब बाकी चैनल नहीं होते थे, दूरदर्शन पे ही डिस्कशन होता था। शिमला में हमारी पार्टी की ओर से मैं था और वीरभद्र जी कांग्रेस को जिता कर आए थे। तो हमसे पूछा गया था, विनोद दुआ जी और प्रणव राय थे, उन्होंने कहा कि आपकी सरकार रिपीट नहीं हुई। मैंने कहा यहाँ ट्रेडिशन बन गई, जो आपने कहा कि एक बार एक जीतता है, दूसरी बार दूसरा जीतता है। तो उन्होंने कहा जब तुम्हें पता था तो झाड़ू फिर गया तुम्हारा, तुम क्यों लड़े? तो मैंने कहा हमने सोचा था हम इतिहास बदल देंगे, प्रयास है। लेकिन सचिन जी, सही बात कही आपने कि 77 ऑनवर्ड हम सरकार में आते रहे, लेकिन गठबंधन में आए। अकेले बीजेपी अपने दम पे नहीं आती थी। तो 2007 में पहली बार हमने विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। 2012 में रिपीट नहीं हुए, कारण आप जानते हैं, सारा देश जानता है क्या हुआ था। तो 2017 में और इस बार 2017 में फिर कांग्रेस ने बना पाई तो हमने बनाई। तो पहले विशुद्ध सरकार, पहले तो थी जैसे आपने शुरू में कह दिया कि 5 वर्ष सरकार नहीं चलती थी। पहला एम था सरकार चलाना, गठबंधन में चलाई एक बार प्योर बीजेपी की चलाई। तो पहले प्योर बीजेपी की सरकार बनाना बना ली, इस बार पिछली बार दूसरी बार बन गई। तो इस बार नया टारगेट जो हमारा है वो ये है कि बीजेपी की सरकार रिपीट हो, उसके लिए सब प्रयास कर रहे हैं। मुझे आशा है जैसे पहले हमारी विशुद्ध सरकार नहीं बनती थी वो हमने बना ली, तो अब रिपीट करने में भी सफल होंगे। वैसे राजनीति के लिए कहा जाता है कि सत्ता की रोटी को हर 5 साल बाद पलट दिया जाए तो रोटी अच्छी सिकती है। तो हिमाचल की जनता इस मामले में, हिमाचल, राजस्थान, कुछ राज्यों की जनता है जो हर 5 साल में सत्ता की रोटी को पलट देती है। तो ये हिमाचल की जनता का एक अलग यूएसपी है। खैर, अभी आपने कोरोना का जिक्र किया था थोड़ी देर पहले आपने, कि सरकार को 2 साल बड़े इसमें कोरोना में एंगेज रही हो। तो कोरोना ने भारत ही नहीं पूरे विश्व को गहरे जख्म दिए हैं, और भारत और हिमाचल में भी स्थितियां बहुत नाजुक हुई भारत के साथ साथ। कोरोना संकट से निपटने में केंद्र ने जो काम किया वो लगभग हम सब ने देखा। हिमाचल सरकार के काम को आप कैसे आंकते हैं? केंद्र के बारे में भी 2 लाइन बोलिएगा। हिमाचल सरकार को स्पेशली आप कैसे आंकते हैं? हिमाचल सरकार ने यथाशक्ति और जो कुछ उनके पास था उस हिसाब से बहुत अच्छा काम प्रयास किया है। लेकिन आप ये मानेंगे कि सारा देश ही क्या, सारा विश्व कोरोना की महामारी के लिए तैयार नहीं था। अमेरिका जैसा बड़ा देश, साधन संपन्न देश, यूरोप के देश, इटली जैसा देश, जिनकी आबादी हमारे मुकाबले में कुछ भी नहीं है, वो लड़खड़ा गए। तो सारे विश्व के लिए संकट था, तो भारत के लिए भी था, हिमाचल के लिए भी था। जिसके पास जितना संसाधन था उसने उसका इस्तेमाल किया। तो धन्यवाद ये केंद्र सरकार के कि जो हमें जरूरत पड़ी उतना ही हमें तुरंत मिला, उससे ज्यादा मिला, बढ़ के मिला। कई बार तो मैं डॉक्टर्स को पूछता रहा हॉस्पिटल में क्या हाल है, उन्होंने कहा हमारे पास इतना केंद्र से आया है कि अब सरप्लस पड़ा है। तो ये आपके 70 लाख जनसंख्या है हिमाचल की, उसका भी एक पॉजिटिव है कि जल्दी चीजें पे काबू पा लिया गया होगा। कई अन्य राज्यों की तो करोड़ों में जनसंख्या है, लेकिन हिमाचल, मैंने देखा अभी कि वैक्सीन की फर्स्ट डोज का लक्ष्य लगभग हासिल कर लिया है हिमाचल ने। सभी लोग कंप्लीटेड वैक्सीनेटेड हो जाएंगे 18+ वाले। लेकिन क्या अभी भी आप मानते हैं कि हिमाचल का स्वास्थ्य ढांचा और विकसित करने की जरूरत है, या इतना ही जो कुछ है पर्याप्त है? नहीं, बहुत जरूरत है, बहुत विकसित करने की जरूरत है और हो रहा है। सचिन जी, आपको तो वैसे तो जानकारी है, ये पत्रकारों को सब पता होता है, 9 मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश में है। तो 70 लाख की आबादी या 76 लाख, इससे इसके बीच ही होगी। उस प्रदेश में इतने मेडिकल कॉलेज होना इस बात का द्योतक है कि केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारें लगी हुई है कि स्थितियां ठीक हो, अधिक से अधिक मेडिकल सुविधा लोगों को उपलब्ध करवाई है। अच्छा, तो ये जब मैंने आपसे पहला क्वेश्चन किया था वो हिमाचल की सरकार को लेकर था। अब मैं मौजूदा मुख्यमंत्री के बारे में आपसे जानना चाह रहा था कि जयराम ठाकुर को आप उनके अपने पहले कार्यकाल में कितना सफल पाते हैं, और क्या समय समय पर वह आपके अनुभव का लाभ लेने का प्रयास करते हैं, और क्या आप भी सरकार को या स्पेशली
ठाकुर साहब को संवेदनशील मामलों पर अपनी तरफ से सलाह देते हैं? देखिए, जो भी मुख्यमंत्री होता है उसकी अपनी सोच और विजन होता है, उसमें दखल देना तो किसी को उचित नहीं लगता और देना भी नहीं चाहिए। जहां मुख्यमंत्री को आवश्यकता महसूस होती है, कभी बात करते हैं, जितनी बात पूछते हैं उतनी हम बता देते हैं। अच्छा, बहुत सही है। आपने सही कहा, दखल तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन हाँ, आपका मार्गदर्शन उन्हें मिल रहा है कि नहीं, यही जानना चाह रहे थे हम। तो इंटरव्यू लगभग अपने आखिरी पड़ाव की तरफ चल रहा है और मैं आपसे बस अपने आखिरी के 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उसमें से पहला ये है, ये महत्वपूर्ण है दोनों ही प्रश्न, कि सन 2017 में हिमाचल में पार्टी की तरफ से आप सीएम का चेहरा थे और जी, पार्टी हाईकमान और आप अपनी सीट जीत नहीं सके थे, लेकिन उसके बाद भी पार्टी आपको सीएम बना सकती थी, क्योंकि आपने हिमाचल में हमेशा भाजपा को सत्ता तक पहुंचाने में हमेशा अहम भूमिका निभाई है। तो क्या इस घटनाक्रम के बाद आपके मन में कोई राजनीतिक टीस तो नहीं रह गई, या आप पार्टी को अपनी बुलंदी पर देखकर और अपनी अभी तक की राजनीतिक पारी से संतुष्ट हैं? कोई टीस नहीं है? नहीं, मैं सचिन जी बिल्कुल साफ बात करने वाला आदमी हूँ। टीस ये थी कि मेरी सीट बदली हुई थी और मैं एक दिन भी अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं लगा सका। चुनाव जिस दिन लास्ट दिन था प्रचार का, उस दिन भी मुझे 1-2 चुनाव क्षेत्रों में जाना पड़ा रैली करने के लिए। जब मैं अपने चुनाव क्षेत्र में पहुंचा तो 5 बज चुके थे। तो मेरा व्यक्तिगत संपर्क होना चाहिए था, वो हुआ नहीं। इसलिए इस बार मैं संपर्क की कसर निकाल रहा हूँ। जिस कंस्टिट्यूंसी से मैं लगभग 2000 वोटों से हारा था, वो लोकसभा में हमने 25,000 वोट से जीती है। और अभी मैं लगातार चुनाव क्षेत्र में हूँ, लोगों से संपर्क में हूँ और उस चीज को खत्म कर देंगे। हाँ, आपको तो इतना लंबा अनुभव है, निश्चित रूप से आपने वो सब चीजें, आपने वो सब भर दिया होगा, जो भी आपको जहाँ स्पेसेस दिख रही होंगी। तो अब मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सपुत्रों को लेकर, है कि आपके पुत्र अनुराग ठाकुर ने अभी अपनी अपनी अभी तक की जो राजनीतिक पारी खेली है, बहुत अच्छी चल रही है और काफी ऊंचाई अभी उन्होंने छुई है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि केंद्रीय मंत्री हैं। तो क्या आप उन्हें निकट भविष्य में हिमाचल का सीएम बनते हुए देख रहे हैं? ये काम हाईकमांड का देखने का होता है, जनता का देखने का है। कोई भी बाप होगा वो अपने बेटे को कुछ भी ऊंचा पद पाने में प्रसन्न होगा, लेकिन ये व्यक्तिगत चॉइसेस नहीं होती, ये पब्लिक की और पार्टी हाईकमांड का होता है। जो हाईकमांड निश्चित करेगा जिसके लिए, वो उसका फैसला करेगा। निश्चित रूप से आप एक कैडर बेस्ड पार्टी में हैं और उसमें ये चीजें मायने नहीं रखती, ये सही बोला आपने। आपने बहुत ही सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही खूबी से और बहुत अच्छे तरीके से दिए हैं। तो ईटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धूमल जी। और हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि हम आगे भी इसी तरीके से देश के अलग अलग राज्यों के महत्वपूर्ण लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद तो सचिन जी, ने भी अपने दर्शकों से बात करने का अवसर दिया। जी सबको जी, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चलिए।